गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ईआरपी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उसी पर बेस हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, तो वही चीज है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का। मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। देखिए जनरली हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है कि वो हमारे कहाँ यूज हो रही है, इंफॉर्मेशन का यूज किस फील्ड में है, किस पार्ट पर हम उसे यूज कर रहे हैं, उस बेस पर हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसे हम क्लासिफाई करते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम एंड सेकंड होता है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ऑपरेशन का मतलब है कि जब हम उसे अप्लाई करेंगे किसी में भी, जैसे डेटा इनपुट हो रहा है किसी भी चीज में, डेटा इनपुट जो हम देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एंड यूजर से, जो कि एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को जनरेट करता है, वहां पर आपकी रिपोर्ट्स हमारी बनती है जो आप इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स उसे यूटिलाइज करते हैं, तो वो होता है हमारे पास ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। मीन्स जो भी आपके पास बेसिकली इसको है कि जो हमारे बिजनेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ट्रांजैक्शन है, आपका कंट्रोल प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, इंटरनल है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, वो सब चीजें हमारे किस में आते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम को फर्दर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली हमारा मैनेजमेंट नहीं देखता है, बट कोई ऑपरेशन हमारे पास है क्योंकि हम किसी चीज को अप्लाई करें, किसी चीज को ऑपरेट करें। तो फर्स्ट वन आता है ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। हम ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं। हमारे पास जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है दो चीज होती है, एक तो प्रोसेसिंग कंट्रोल सिस्टम होता है और एक इंटरफेस कोलैबोरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग कंट्रोल हो गया, उसका इंटरफेस कोलैबोरेशन सिस्टम हो गया। बेसिकली जो भी ऑपरेशनल पार्ट पर हमारे पास जो भी कोई इंफॉर्मेशन गैदर होगी जो हमारे ऑपरेशनल पार्ट के लिए हेल्पफुल है, ऑपरेशनल पार्ट का मतलब है जो हमारे एंड यूजर्स है उनके लिए, तो हमारी ऑपरेशन क्या आती है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। देखिए हमारे पास जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन किसी डिपार्टमेंट में हो जाती है, कोई भी आपके पास हो, जैसे ऑर्डर की ट्रांजैक्शन है, सेल्स की ट्रांजैक्शन है, आपके फाइनेंस की है, कैश की है, क्रेडिट की है, ये सारी हमारे क्या होते हैं ट्रांजैक्शन होगी, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, अकाउंट से हो, फाइनेंस से हो, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास जितना भी पार्ट होता है, जैसे कैश का रिसिप्ट है, आपको कोई मटेरियल आपके पास आया है, रॉ मटेरियल को आपने एक्सेस किया है, उस रॉ मटेरियल के बेस पर आपके पास है, तो बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग से रिलेटेड आ गए हमारे पास, तो ये सारी हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आती है। बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे अपने सेल से लेकर के परचेज से लेकर के सेल्स तक के बीच की जो ट्रांजैक्शन हुई, और वो डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, चाहे हमारे सेल्स डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन हो, चाहे सेल्स का रिटर्न हो, कैश की डिलीवरी हो, कैश देना हो किसी को, वो सब इसमें आता है। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है बेसिकली इनको जो कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से ट्रांजैक्शन है। जैसे जनरली होता है कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो सेल्स की ट्रांजैक्शन है, वो सेल्स से रिलेटेड है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, हमारी सेल्स ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, अगर आपका कैश का फ्लो आपको चेक करना है, कैश कैसे फ्लो कर रहा है हमारे पास, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी कैटेगराइज होगी दूसरे तरीके से। तो ट्रांजैक्शन हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पे। ठीक है, जनरली हमारे पास ट्रांजैक्शन जो होती है सिंगल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, रियल टाइम भी हो सकती है, और आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में बैच में भी हो सकती है। देखिए बैच में क्या होता है, हमारे पास जो एक ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाद हम कौन सी करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, और उसके बाद फिर हमारी कौन सी होती है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, सिंगल का मतलब है एक ही ट्रांजैक्शन होगी, और रियल टाइम का मतलब है जो हमें डायनामिकली होती है। डायनामिकली का मतलब है पहले से नहीं पता कि कौन सी ट्रांजैक्शन निकालनी होगी, वो एट द मोमेंट हमारे डिसाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। देखिए अपने आप में वर्ड स्पेसिफाई करते हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, जो कि पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, दैट इज द प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। मींस बेसिकली कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगी और कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कोई भी डिसीजन होगा। जैसे इसमें होता क्या है कि जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को फिट कर देते हैं, उसके फिट के बेस पर आप ये कह सकते हैं
उसे एनालिसिस निकालते हैं। तो जब हमारे पास सारी की सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है। मैनुअली इसमें कोई रोल नहीं होता, किसी का भी कोई रोल मैनुअली नहीं होगा इसमें, वो थी हमारी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। देखिए जनरली क्या होता है, कोई भी हमारे पास आज के टाइम में अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होता है वो होता है कोलैबोरेशन को एक्सेस करना, यानी कि डिफरेंट फंक्शन टीम्स को एक्सेस करना। ठीक है, तो आपस में कोलैबोरेट कराना हो गया। अब कोई भी सिस्टम जो होगा जो कि आपके कोलैबोरेटिव एफर्ट को इंप्रूव करेगा, कम्युनिकेशन को या उसका शेयरिंग डेटा को जो उसको एनहांस करेगा, वो आता है हमारे पास एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। देखिए जनरली क्या हमारे पास ट्रांजैक्शन में जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कुछ लिया है हमने, कुछ खरीदा है, कुछ बेचा, तो वो सारा तो हमारा ट्रांजैक्शन में आ गया। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब है कि हमने इसमें मैनुअली कोई इंटरवेंशन नहीं होगा हमारा, हमने जितनी भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी हमारी वो हमने फेडअप कर दी, अपनी फीड कर दी सारे डेटा के अंदर और कंप्यूटर सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग हमें एक रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अगर हम बात करें आज के टाइम में एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो यही यूज होता है, आपने सारी चीजें बता दी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलैबोरेटिव सिस्टम। बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे पास, चाहे कंपनी आपकी छोटी है और चाहे आपकी बड़ी है, आपको हर डिपार्टमेंट में कोलैबोरेट करना होता है। तो बेसिकली हम किस तरीके से उनका जो कम्युनिकेशन है उसको एनहांस करें कि जो भी आपके पास कोलैबोरेटिव यानी कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन पास होनी है वो किसी को भी कोई डिलेड इन्फॉर्मेशन ना हो, ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन हो, जिससे कि हर डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। देखिए मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इन शॉर्ट उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि ऐसा उनके पास भी नहीं होता। क्योंकि जब हायरार्की की बात करते हैं, अगर मैनेजर लेवल पे कोई पर्सन है, अगर वो इसके इनिशियल से लेकर लास्ट तक की सारी एनालिसिस ही खुद करेगा तो बीच के जितने भी पर्सन उसने बनाए हैं या जो उसने अपने अंडर में अपॉइंट किया तो उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग उसके लिए भी और टाइम कंज्यूमिंग फिर बाकियों के लिए भी होगा। तो बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन के लिए जो एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मैनेजर को चाहिए होते हैं जिससे एक एफिशिएंट डिसीजन प्रोसेस बन जाए हमारा, वो किसमें आता है, हमारा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम को हम जनरली एमआईएस या डीएसएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम, इसके अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, जिसे एक स्पेसिफिक इशू रिलेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि कोई भी इशू अगर है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन हमें निकालना है, डिसीजन उसके रिलेटेड है तो वो किसका है, हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो होते हैं हमारे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मैनेजर्स को बाय मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग में क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे हमारे मैनेजर्स की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो आती है वो ये आती है कि डिसीजंस जो होते हैं, चाहे वो क्रिटिकल हो, चाहे आपके पास कोई भी बात हो, ठीक है, उस डिसीजन के लिए वो सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए, यानी कि उस डिसीजन को वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट का ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि हमने ईआरपी बनाई है और वो डिसीजन को बताएगा ठीक है आपने डिसीजन सही लिया। बेसिकली जो हमारे डिसीजन को हेल्प करने में हमें जितनी चीजें चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो अगर हमें बता दें तो वो हमारे पास किसमें होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आता है। ठीक है, जैसे जनरली होता है कि मैनेजमेंट लेवल पर क्या होता है, आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी, इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने के बाद जो मैनेजर्स है वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं करना है। अब उस केस में होगा क्या कि अब हमारे पास वही चीज तरीके से आती है, जनरली आपके पास क्या है कि डिसीजन तो वो खुद नहीं लेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, वो हेल्प करता है आपके। तो जनरली हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 4 होती है। ठीक है, फर्स्ट वन आती है हमारे पास डेटा कलेक्शन की। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का ऐसा नहीं कि कंप्यूटर आपको डिसाइड करके बताएगा या वो वहां से आपको डिसाइड करके बता देगा कि ये काम कर लो, ये बिल्कुल सही है। बेसिकली जो हम एनालाइज करेंगे उस एनालिसिस में वो हमारी हेल्प करेगा। उस एनालिसिस के लिए अगर कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो हमें वो प्रोवाइड करेगा, और ऐसा नहीं होता है कि उसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंसी होती है। बेसिकली जो डेटा हम फीड करते हैं उस डेटा पर ही पूरा हमारा डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर हमारा डेटा जो होता है हमारे पास पूरे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक तरीके से मेजर इशू पार्ट होता है। अगर मैंने उसमें गलत डेटा एंटर किया हुआ तो इट मीन जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा, मेरा रॉन्ग रिजल्ट आएगा। ठीक
तो बेटर है कि सबसे पहले हमारा डेटा कलेक्शन होना चाहिए, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है। क्यों? क्योंकि जो डेटा उसे फीड करेंगे उसी को तो एनालाइज करके रिजल्ट देगा हमारे पास। अगर डेटा हमारे प्लस क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई डेटा फीड किया, उस पर एक एनालिसिस है, उसकी रिपोर्ट आपने बना करके अपने पास सेव कर दी। नेक्स्ट टाइम हमने दोबारा डेटा फीड किया और हमने चाहा कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन हो जाए। एक तो ये कि मैनुअली उठाएंगे फाइल्स को, मैनुअली उठाने के बाद फिर उन्हें एनालाइज करेंगे। मैनुअली उठाने से अच्छा है कि हम क्या करें, ऑनलाइन कंप्यूटर पर इन दोनों को क्या कर सकते हैं, रेडिमेड कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वो चीजें होती है हमारे इसमें हेल्पफुल होता है, इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। तो सबसे फर्स्ट आता है डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर हमारे पास डेटा जो है वो एक तरीके से एग्जैक्ट हमारे पास कलेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्ली हमारे पास कलेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट की, ठीक है, ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि वो आज ही डेटा फिट कर रहे हैं, कब से वो डेटा फिट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज करके हमें बताते हैं कि इस जो हमारे पास वहाँ के टेम्परेचर है, वहाँ की ह्यूमिडिटी है, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे हमारा टेम्परेचर जो वेदर है उसका उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, कि भाई टेम्परेचर डाउन होगा या हमारे पास रेन होगी या नहीं होगी। तो जो एक बेसिकली फॉरकास्टिंग होती है वो यही होती है कि जो उनके पास प्रीवियस रिकॉर्डेड डेटा है उसमें ऐसा तो नहीं है कि जैसे उन्होंने बताया उसमें बारिश उन्होंने छोड़ दिया, कितनी बारिश हुई, ठीक है, वो और कितना एमएम हुई, कितना सेंटीमीटर में हुई, ठीक है, वो सारी चीजें की वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। अब मान लीजिए सेम ही कंडीशन फिर हमारे किसी आने वाले टाइम में बन रही है, तो वो क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, उसमें उसकी ह्यूमिडिटी चेक होती है, उसका टेम्परेचर चेक होता है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक होता है और उसके बेस पर वो डिसीजन देते हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ रेन और नॉट। और जब कभी आता है कि हैवी रेन होगी या नहीं होगी, तो बेसिकली क्या होता है, जब वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहाँ की ह्यूमिडिटी है, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, पहले जब भी कभी ऐसी कंडीशन आई होगी तो उस केस में कितनी सेंटीमीटर रेन हुई थी, उससे वो डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ पे जब यही सेम सिनेरियो बन रहा है तो कितने चांसेस हमारे पास है कि रेन हैवी होगी या फिर एक जैसे कहते हैं एक शॉर्ट रेन होगी या फिर हैवी रेन होगी। तो वो सब जो डिसीजन होता है हमारे पास, तो बेसिकली क्या है, आपके पास ऐसा तो नहीं कि हमारे पास उन्हें कोई प्रेडिक्शन है वैसे पता चलते हैं। तो वो बेसिकली लास्ट टाइम जो उनके एनालिसिस थे, लास्ट टाइम जब उन्होंने एनालिसिस किया था, ये सारी कंडीशन आई थी, उसकी बेस पर जब ये रिजल्ट आया था तो उसी के बेस पर वो आगे कर रहे थे, रिजल्ट दे देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो डेटा जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए हमारे डेटा के लिए, ठीक है, डिसीजन के लिए। सेकेंड आता है डेटा मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मान लीजिए डेटा मैनेज करेंगे तभी तो हमारे पास डेटा फ्यूचर सिक्योर होगा। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आज डेटा फिट किया, ठीक है, अभी के लिए फिट किया, बाद में उसको हमें मैनेज नहीं करना। तो बेसिकली हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर्ली होना चाहिए, यानी कि डेटा को हम जब भी चाहें जैसे भी चाहें वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट होता है डेटा एनालिसिस। डेटा हमने स्टोर भी कर रखा है, ठीक है, तो डेटा को एनालाइज कर रहे हैं जिसके लिए स्टैटिस्टिकल पर्सन की हमें जरूरत होती है, ठीक है। कहीं कहीं तो हमारे लिए बहुत छोटा सा डेटा ही बहुत हेल्पफुल होता है, कहीं लार्ज नंबर ऑफ डेटा चाहिए होता है अपना डिसाइड करने के लिए, ठीक। तो जनरली हमारे पास हाई क्वालिटी का एनालिसिस चाहिए होता है, क्योंकि जब तक हम एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी जजमेंट भी सही नहीं कर पाएंगे, और अगर सही से जजमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आप अपने डिसीजन जो ले रहे हैं बिजनेस के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। जैसे ये होगा मीन्स एक फार्मर को एक हार्वेस्ट करना है और एक पायलट प्लेट जो है आपका, हमारे पास दो सेम सोर्स ऑफ डेटा है, यानी कि इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस कैन बी अ डिफरेंट बिटवीन हेल्पिंग अ फार्मर प्लांट फॉर द नेक्स्ट हार्वेस्ट और पायलट प्लांटिंग है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए दोनों चीजें वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर दोनों के लिए काम कर रहा है, किसके लिए, फार्मर के लिए भी काम कर रहा है, कि उसने नेक्स्ट हार्वेस्ट करने का उसने प्लान किया है और हमने कहा कि रेन होने के चांसेस है, तो वो सोचेगा कि मैं करूँ या ना करूँ। दूसरा एक पायलट है जिसे क्या करना है 38,000 की फीट पे जाकर के फ्लाई करना है, तो वो भी क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट करेगा कि उसमें जो क्लाउड है क्लाउडी तो नहीं है, वेदर क्लियर है या नहीं है, तो वो दोनों का डिसीजन जो है वो उस पर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि वेदर फॉरकास्टिंग सिर्फ एक ही के लिए हेल्पफुल होगा, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस करेगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग वाले के लिए एनालिसिस अलग होगा और जो पायलट है उसके लिए एनालिसिस अलग होगा। तो बेसिकली इसीलिए हम कहते हैं कि डेटा एनालिसिस हमारा परफेक्ट होना चाहिए और इसीलिए हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर्सन जितने होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा प्रेजेंटेशन। देखिए डेटा तो हमें आगे सब कुछ हो गया, लेकिन डेटा को प्रेजेंट करना बेसिकली हम किसी को एक ऐसे ही लिख करके दे दें डेटा को तो हमारे लिए
लगा के, तो उससे बेटर क्या होता है कि एक हमें पूरी पिक्चर एक तरीके से क्लियर मिल जाती है एज कम्पेयर टू आप किसी को डेटा दिखाएंगे। अगर आप किसी को डेटा दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए आप सेल और परचेज को दिखाना चाहते हैं, एक मेथड तो ये है कि मैं सेल और परचेज को फिगर्स में दिखाऊं, दूसरा ये मैं सिर्फ ग्राफिकली उसको बता दूं कि मेरे पास 19 इस ईयर में इतनी सेल और परचेज है, दूसरे ईयर में इतना सेल परचेज है, नेक्स्ट ईयर में इतना सेल परचेज है। तो बेसिकली क्या है, जब एक डायग्रामेटिकली आएगा हमारे पास डेटा, तो वो जब प्रेजेंट होगा तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और एक बहुत अच्छे एनालिसिस हो जाती है और हम इसको आसानी से समझ भी लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के? सबसे पहले तो यही है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर हमारे पास कोई है तो उसको बहुत शॉर्ट टाइम में हम उसका जजमेंट करके देते हैं। दूसरा, एक क्वांटिटी एनालिसिस हो जाता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास। दूसरा, सेवरल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या ऑब्जेक्ट्स हम को क्विकली एनालाइज कर लेते हैं। जो डेटा कलेक्शन है और उसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, यूजर्स के पार्टिसिपेशन में हमारा बढ़ जाता है। तो जो हमारे पास एक बेसिकली जो हमारे बिजनेस के सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब यूजर्स हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए क्या होते हैं, एक बेसिकली हमारे बिजनेस में कहाँ लैग कर रहे हैं क्या नहीं वो भी पता चल जाता है। ठीक है, जनरली जो क्या एलिमिनेट करना है हमारे कॉस्ट को, जो हमारे लॉन्ग डिसीजन की वजह से जो कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ जाती है तो उसको एलिमिनेट करना है। दूसरा, हाई क्वालिटी के डिसीजन है जिससे कि सक्सेसफुली हम उसे आगे इम्प्लीमेंट कर पाए, ये हमारे पास बेनिफिट होता है इसका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। तो बेसिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यही होता है कि डेटा के बेस पर एनालाइज करना। डेटा के बेस पर जब हमें एनालाइज हो गया तो वो हमें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। कंप्यूटर पर डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन हमें ही लेना होता है, बस सिर्फ वो हमारी क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। क्योंकि जब सारी चीजें हमें प्रॉपर्ली देगा, एनालाइज करके जो रिजल्ट है वो सारे देगा तो हम कंपेयर करके आराम से अपना जजमेंट ले लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी क्या, डेटा। ठीक है, डेटा में हमारे पास एग्जीक्यूटेड रैपर डेटा है, जितना भी चाहिए उतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करना है अब आपको, ठीक है, जिसको एक तरीके से हम एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। जनरली इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ये क्या करता है, जो जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं कंपनी के अंदर उनको ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जनरली क्या होता है, जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है जो एक हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए यूज की जाती है, कि रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो कि हमारे पास आपका एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो डिपेंड होता है कुछ फैक्टर्स पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, उनका डिसीजन किस बेस पर होता है कि जो उनके पास डेटा है यानी कि जो हमारे पास पीआरपी है उसके बेस पर वो क्या करेंगे, उसे डिसाइड करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव को भी जब डिसीजन लेना होता है तो वो भी डिपेंड करता है किसमें, हमारे पास डेटा पर। क्योंकि जब हम ग्राफिकली से डिस्प्ले करेंगे, इजी टू यूज बना देते हैं, इंटरफेस जो हमारे पास प्रॉपर होगा तो उससे हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एक प्रॉपर रिजल्ट निकल करके आएगा। सबसे पहले आता है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है अनटाइमली इंफॉर्मेशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन हो, ऑपरेशन डेटा को आप एक्सेस कर पाए, ये हमारे पास इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, जनरली क्या है, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा प्रॉपर नहीं आएगा, डेटा ऑन टाइम नहीं होगा, तब तक आप उसे प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। फिर अब इसके जो फैक्टर्स हैं EIS के वो हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, आप एक क्लास को स्टडी कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।